Hello, students. I hope you all are good in health and wisdom. It's me, Sahal Dodia. Welcome you all to one of your favorite YouTube channel, English Hub. Today, I'm gonna present in front of you part 3 of the chapter The Last Lesson by Alphonse Daudet from the book Flamingo for class 12th English medium. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और इस लॉकडाउन का बहुत ही अच्छा पढ़ने के हिसाब से फ़ायदा उठा रहे होंगे और सारे लेक्चर्स को आप अच्छी तरीके से ध्यान से देख रहे होंगे और पूरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ इस चैप्टर का पार्ट 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले 2 पार्ट कम्प्लीटली देख लिए होंगे और उसको समझ भी लिया होगा। और अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर इनकेस मिस हो गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों पार्ट्स की लिंक दी हुई है, आप वहां जाके उन दोनों पार्ट्स को भी ज़रूर देख लें। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने ये सब पढ़ लिया था और आपको मालूम होगा कि हम जहाँ से बाकी था वो ये है कि आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यहाँ से बाकी था। तो आपको मैं सिर्फ स्टोरी बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में लिटिल फ्रांस बुलेटिन बोर्ड पे देख के आए थे कि एक्चुअल में स्टार्टिंग में फ्रांस जो है प्रशियन लोगों के सामने हार गया था। फिर बुलेटिन बोर्ड पे ऑर्डर आया था कि फ्रॉम टुमारो जर्मन लैंग्वेज अल्सास एंड लॉरेन के तमाम स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। और उस दिन लास्ट डे के ऑनर में सारे विलेज पीपल भी, ओल्ड हॉसर और सब के सब, फॉर्मर मेयर, सब के सब स्कूल में लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। और एम हेमल जिन्होंने 40 इयर्स तक उसी स्कूल में सर्विस की थी, वो भी लास्ट लेसन के ऑनर में नए कपड़े पहन के आए थे और अलग अलग सब्जेक्ट्स का लेसन पढ़ा रहे थे। तो ग्रामर पढ़ा है उन्होंने। ग्रामर के बाद बता रहे हैं लिटिल फ्रेंड्स के वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, कि हमने फिर राइटिंग का एक लेसन हमारा एम हेमल ने पढ़ाया। दैट एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हेमल हमारे लिए कुछ नई कॉपीज़ लेके आए थे जिसके अंदर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में फ्रांस अल्सासे, फ्रांस अल्सासे, जिसमें लिखा हुआ था फ्रांस अल्सासे, फ्रांस अल्सासे। तो राइटिंग का जो सेशन था उसके अंदर हमें न्यू कॉपीज़ दी थी एम हेमल ने और उसके अंदर फ्रांस अल्सासे, फ्रांस अल्सासे लिखा हुआ था। अब उस सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो सीन उस टाइम पे क्लासरूम में था और पूरा पैट्रियोटिज़म लग रहा था, मतलब जो देश के और अपने मुल्क के लिए जो अपनी फीलिंग होती है, बिल्कुल पैट्रियोटिज़म वहाँ पे दिख रहा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लग रहा था कि ये जो न्यू कॉपीज़ थी इन सब के हाथ में, ये बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसा कि फ्लैग्स हैं, मतलब ये फ्रांस के फ्लैग्स हैं जो पूरे स्कूल रूम के अंदर क्या कर रहे हैं, फ्लॉट कर रहे हैं। ओके, फ्लॉट का मतलब आप समझते हैं, झंडा जैसे लहराता है, इसीलिए उसको कहते हैं फ्लॉटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ द डेस्क, और डेस्क के ऊपर क्या है, उसको लटकाया गया था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और आपको ज़रूर देखना चाहिए था। अब बता रहे हैं सीन को डिस्क्राइब करते हुए कि अगर आप होते तो आप भी देखते और आपको देखना बहुत अच्छा भी लगता कि उस दिन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि हर एक इंसान कैसा काम में लगा हुआ था। बिकॉज उनको मालूम था कि कल से हम जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने नहीं दिया जाएगा। फोर्स करके हम सबको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ओके, तो वो सब मालूम था सबको, इसीलिए आज सब के सब एवरीवन सेट टू वर्क, सब के सब काम पे लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और आपको ये भी देखना चाहिए कि उस दिन कितना शांत माहौल था। ये बता रहे हैं कि पूरा क्लासरूम सब के सब अपने काम में लगे हुए थे और जनरली जैसे पहले क्लासरूम होता था बिल्कुल नॉइजी और स्टूडेंट्स अपना अपना कभी बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल क्लासरूम नहीं था। आज था बिल्कुल क्वाइट। अब ये जो वर्ड है क्वाइट, उसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। इस टाइप के 3 वर्ड्स हैं इंग्लिश में।
सिमिलर स्पेलिंग्स के साथ। पहला तो है क्यू यू आई टी ई, क्वाइट, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट, एंड थर्ड वन है क्यू यू आई टी, क्विट। ये तीनों वर्ड भले थोड़े जैसे हमें सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इनके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, साथ ही साथ इनके मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। पहला वाला ये जो वर्ड है क्यू यू आई टी, क्वाइट, इसका मतलब होता है थोड़ा सा। आई एम क्वाइट बर्डन, आज मैं थोड़ा सा बर्डन हुआ। आई एम क्वाइट टेंस्ड, आज मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ। तो इसका मतलब होता है थोड़ा सा, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे क्वाइट। दूसरा वाला ये जो वर्ड है ये है क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत, काम, पीसफुल एनवायरनमेंट। ओके, कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, कीप काम। ओके, और तीसरा ये जो वर्ड है वो है क्विट। क्विट का मतलब होता है टू स्टॉप। ओके, स्टॉप करना, बंद कर देना। आप गेम में भी देखते होंगे, वो होता है क्विट। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो बता रहे कि हाउ क्वाइट इट वॉज, उस दिन बिल्कुल कितना शांत था। द ओनली साउंड, जो क्लासरूम में जो सिर्फ आवाज़ था, वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ आवाज़ जो था वो सिर्फ लिखने का आवाज़ था, पेन्स जो पेपर के ऊपर चल रही थी उसका सिर्फ आवाज़ था। उसके बाद एक सीन डिस्क्राइब करता है। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक मरतबा क्या हुआ कि कुछ बीटल्स क्लासरूम के अंदर आ गए। बीटल्स किसको कहते हैं? लार्ज इंसेक्ट होता है जिसको हम गुजराती में कहते हैं भमरो। ओके, तो वो बीटल्स जो है वो क्लासरूम में आ गई, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने उसके सामने ध्यान नहीं दिया। हालांकि अगर स्कूल में क्लासरूम में कभी ऐसा हो कि क्लासरूम में कभी बीटल्स आ जाएं, तो स्टूडेंट क्या है, खड़े होके दौड़ने लगते हैं, उसको भगाने लगते हैं, उसके सामने देख रहे होते हैं। ये जनरली एक चीज़ है। ओके, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि किसी ने उसके सामने बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। ओके, पे अटेंशन मतलब किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना। उसके लिए एक दूसरा वर्ड भी आता है जिसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पे हीड टू। पे हीड टू का भी मतलब होता है ध्यान देना। ओके, तो ये वर्ड भी आप खास याद रखिएगा। पे अटेंशन के साथ दूसरा वर्ड है पे हीड टू। ओके, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने उनके सामने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, लिटलेस्ट वंस नहीं तो बिल्कुल छोटों ने। अब हियर लिटलेस्ट वंस रिफर्स टू पीजन्स। जो क्लासरूम के बाहर नियर जो रूफ थी वहाँ पे पीजन्स बैठे हुए थे, उन्होंने भी इनके सामने ध्यान नहीं दिया। मतलब वो भी अपने काम से लगे हुए थे। क्या कर रहे थे? हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने अपने क्या है, फिश हुक्स। फिश हुक्स का मीनिंग होता है क्लॉज, मतलब जो उनके पंजे थे उसको हिला के वो भी कुछ नीचे स्क्रैच कर रहे थे, वो भी अपना काम कर रहे थे, और उन्होंने भी इनके सामने ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था कि वो भी शायद फ्रेंच हैं। मतलब उनको भी गम था फ्रेंच होने का, कि भाई वो फ्रेंच है और कल से उनको इन्फोर्सिंगली जर्मन पढ़ना पड़ेगा। तो ये शायद ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच है। ओके, ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो, और कह रहे हैं कि पास वाले जो रूफ थी वहाँ पे जो पीजन्स थे, कबूतर, वो भी धीरे से कू कर रहे थे। अब कू आप समझते हैं कि जो कबूतर जो आवाज़ निकालता है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कू, उसका पास्ट फॉर्म है कूड। ओके, तो वो भी अपने धीरे से आवाज़ निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और अचानक मैंने खुद सोचा, मतलब अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। क्या ये लोग प्रशियन सोल्जर्स या प्रशियन लोग जो हम पर इतना फोर्स कर रहे हैं, ओके, और हमको कल से ये लोग जर्मन लैंग्वेज पढ़ने पर मजबूर कर रहे हैं, क्या ये लोग पीजन्स को भी फोर्स करेंगे कि वो जर्मन लैंग्वेज में अपनी आवाज़ निकालें? ओके, क्या उनको भी फोर्स कर सकते हैं? मतलब बताना ये चाह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, नेचर से आती है। ओके, अब पीजन्स का भी जो आवाज़ है वो भी उनका बाय नेचर है, मतलब वो नेचुरली उसको बोलते हैं। तो क्या हमको तो फोर्स करके ये लोग जर्मन सीखने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन क्या पीजन्स को भी करेंगे? ओके,
तो यहाँ तक तो एक पैराग्राफ पूरा हुआ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing fast at one thing. अब बता रहे कि जब जब भी मैंने ऊपर देखा, मतलब हमारा राइटिंग सेशन चल रहा था, हम लोग लिख रहे थे, लेकिन जब जब आई लुक अप, मैंने जब भी ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एम हेमल वॉज सिटिंग मोशनलेस, बिल्कुल हिले बगैर वो बैठे हुए थे अपनी चेयर में। गेजिंग, गेज का मीनिंग होता है लुकिंग, लुक टू समथिंग फोकस्ड, किसी चीज़ के सामने बिल्कुल फोकस होकर देखना, जिसको हम उर्दू में या हिंदी में कहते हैं घूरना। ओके, बिल्कुल एक चीज़ के सामने देख रहे थे। देन एट अनदर, फिर एक चीज़ के सामने देखने के बाद थोड़ी देर के बाद दूसरी चीज़ के सामने देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने दिमाग में फिक्स करना चाह रहे हैं कि उस छोटे से क्लासरूम में हर चीज़ कैसे दिखती है। क्यों? इसलिए कि 40 इयर्स तक उस इंसान ने, उन्होंने वहाँ पे क्या है सर्विस की थी, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया था, स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, और अब अचानक से उनको क्या है वहाँ से छोड़कर जाने की बात है। तो सीधी सी बात है कि हर एक इंसान की ऐसी फीलिंग होगी। तो ही वॉज गेजिंग एट एवरीथिंग, ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिमाग में उसको कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो लिटिल फ्रेंड्स कह रहे हैं फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। ओह, वो 40 साल से वहाँ पे हैं, एक ही जगह पर। अब यहाँ पे ही हैड बीन देयर, ओके, ये कौन सा टेंस है? अब ज़रूर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा टेंस है। तो वो वहाँ पे सेम प्लेस पे 40 साल से थे। ओके, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ इट। कहाँ पे थे? कि विंडो से बाहर गार्डन था, ओके, और क्लास उनके सामने था। ये 40 ईयर्स से रोज़ देख रहे थे। ओके, आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। जस्ट लाइक दैट, इसी तरह, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। हम लोग जैसे आपको क्लासरूम में देखते हैं तो रोज़ एक ही तरह का माहौल होता है, एक ही तरह का एनवायरनमेंट होता है, वही वॉल्स और वही बेंचेस एंड एवरीथिंग। स्टूडेंट सिर्फ का अगर स्कूल यूनिफॉर्म में होता है तो वो भी रोज़ एक ही जैसे दिखते हैं। ओके, तो वो 40 साल तक उनको हर एक चीज़ दिख रही थी। खाली ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। खाली क्या हुआ था कि डेस्क और बेंचेस जो थी वो वॉर्न स्मूथ, मतलब थोड़ी पुराने हो गई थी। बिकॉज ऑफ ओवर यूज दे वर स्मूथ, और ज़्यादा यूज़ होने की वजह से वो क्या हो गई थी, नरम हो गई थी, अब थोड़ा ख़राब होने के नज़दीक थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और वॉलनट ट्रीज किसको कहते हैं? अखरोट का जो ट्री होता है। वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और होप वाइन एक क्लाइंबर है जो जिसको एम हेमल ने खुद ने प्लांट किया था, वो भी अब बड़ा होते होते रूफ तक पहुंच गया है। और वॉलनट ट्री भी क्या है, बहुत लंबा हो गया। मतलब ये टाइम बताना चाह रहे हैं कि होपवाइन और वॉलनट ट्री, इन जिनको एम हेमल ने खुद ने प्लांट किया था, अब वो इतना टाइम हो गया है कि वो भी क्या है, टॉल हो गए और बहुत बड़े हो गए। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। कह रहे हैं कि यकीनन ज़रूर ये तो हुआ ही होगा कि उस इन सब चीज़ों ने उनका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा होगा, बेचारे इंसान। टू हियर इज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और इसी के साथ साथ ऊपर उनका मे बी रूम हो सकता है या घर हो सकता है, कि अब उनकी जो सिस्टर थी वो भी रूम में इधर उधर घूम रही थी। और पैकिंग देयर ट्रंक्स का मीनिंग यहाँ पे है बैगेज, कि उनका जो सामान था वो सब क्या कर रही थी, पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। क्यों? इसलिए कि उनको कल नेक्स्ट डे क्या कंट्री छोड़ के जाना था, इस रीज़न से। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। अगर कोई दूसरा टीचर होता तो लास्ट डे सिर्फ बातें करता या रोना धोना होता या ये सब होता, लेकिन कह रहे कि ही हैड द करेज, ही हैड द स्ट्रेंथ टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। उनके पास इतनी ताकत थी कि वो लास्ट तक क्या लेसन को सुन रहे थे। मतलब उस दिन भी लास्ट तक सब स्टूडेंट्स के लेसन को सुना। उसके बाद बता रहे, देखिए पहले ग्रामर के लेसन हो गए, फिर राइटिंग के लेसन हो गए। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के बाद हमने एक और लेसन पढ़ा और वो था हिस्ट्री का। एंड देन द बेबीज चैंटेड
और हिस्ट्री के लेसन के बाद फिर द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बू बू। ओके, हिस्ट्री के लेसन के बाद बताएं कि बेबीज़, यहाँ पे स्टूडेंट को बेबीज़ का, बिकॉज के जो आपको मालूम है फोनेटिक्स, जो फोनेटिक्स होते हैं जिसको हम बेसिक क्लासरूम में पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें सिखाया जाता है कि बी ए बा, बी आई बी, ओके, बी ए यू बो। ओके, तो ये फोनेटिक्स का लेसन हमारा क्या है, चलने लगा। फोनेटिक्स, ओके, स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए, फोनेटिक्स। ओके, तो फोनेटिक्स का लेसन हुआ और सब स्टूडेंट ने, यहाँ पे बेबीज इसलिए कहा है कि जो जनरली छोटे बच्चे इन सब चीज़ों को सीखते हैं, तो यहाँ से ये भी बताना चाह रहे हैं कि अभी ये लोग तो बेसिक्स में ही थे, इतने सालों से पढ़ रहे थे, बेसिक्स में ही थे कि इनको अब क्या है, अपनी लैंग्वेज छोड़ के दूसरी लैंग्वेज सीखनी है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, नीचे कमरे के पीछे पिछले वाले हिस्से में, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। बता रहे हैं कि पीछे जो ओल्ड हॉसर बैठे हुए थे उन्होंने अपने चश्मे पहन लिए और अपने हाथ में प्राइमर, प्राइमर कहते हैं किसी भी लैंग्वेज की बेसिक बुक को। ओके, तो प्राइमर, अब यहाँ पे ऑब्वियसली वो फ्रेंच लैंग्वेज की बेसिक बुक होगी। ओके, अपने हाथ में प्राइमर पकड़े हुए थे और वो भी उन सब के साथ लेटर्स को स्पेल कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, और उनकी जो आवाज़ है वो इमोशन की वजह से हिचकिचा रहे थे, ट्रेम्बल हो रही थी, मतलब हिचकी लेके रो रहे थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और वो इस तरीके से रो रहे थे कि एक तरफ हमें हंसी भी आ रही थी, मतलब उनको इस तरीके से सुनना ये हमें हंसने पर मजबूर कर रहा था, बट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, लेकिन साथ साथ रोना भी आ रहा था, बिकॉज वी हैव टू लर्न जर्मन लैंग्वेज फ्रॉम नेक्स्ट डे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन, मुझे कितने अच्छी तरीके से याद है वो लास्ट लेसन। ओके, चलिए थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च क्लॉक में 12 बजे। आपको मालूम होगा बड़ी घड़ी जो होती है चर्च वगैरह में, तो वहाँ पे जैसे ही 12 या 1 या 2 बजते हैं तो क्या है, आवाज़ होता है 12 बजे। देन द एंजेलस, फिर एंजेलस स्टार्ट हुई। एंजेलस क्या है, ये चर्च का एक सॉन्ग है जो उस क्लॉक के बजने के बाद शुरू हुआ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, और उसी के बाद जो प्रशियंस लोगों के जो ट्रम्पेट्स है, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, आप सबको मालूम होगा। वो जो प्रशियन सोल्जर कहाँ से आ रहे थे, अपनी एक्सरसाइज से, ड्रिल से वापस आ रहे थे, उनके जो ट्रम्पेट्स का आवाज़ था, साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, वो आवाज़ भी हमारे विंडोज़ से आने लगा। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए, उनको पता चल गया 12 बज गए थे, तो एम हैमल खड़े हुए। वेरी पेल, मतलब कलरलेस, चेहरे पे बिल्कुल, मतलब चेहरे का कलर उड़ा हुआ था और कुछ, मतलब वो खुश नहीं थे। इन इस चेयर, अपने चेयर से खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा था, बिल्कुल कॉन्फिडेंट खड़े हुए। ओके, तो यहाँ पे अगर एमसीक्यू में पूछा जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, तो आप लिख सकते हैं कि आई नेवर सॉ हिम लुक सो कॉन्फिडेंट। और खड़ा होने के बाद उन्होंने क्या कहा, माई फ्रेंड्स सेड ही, आई कहना शुरू किया, मेरे दोस्तों, मैं आई 2 मरतबा कहा, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनको पकड़ लिया, मतलब कि अब वो आगे बोल नहीं पाए। हिज वॉइस स्टॉप्ड एंड ही कुड नॉट गो ऑन, और वो कुछ आगे कह सके नहीं, मतलब मूव ऑन नहीं कर पाए, आगे कुछ कह नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और चौक लिया, एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरे होश में रह के, मतलब पूरी अपनी ताकत को रख के, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने इतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। क्या लिखा, वीवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदा और आबाद रहे, हमेशा के लिए वो जिंदा रहे, आबाद रहे। ओके, तो अगर इसका
हम लोग इंग्लिश में मीनिंग देखें तो उसको लिखेंगे ग्लोरी टू फ्रांस। देन स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वो रुक गए इतना लिखने के बाद और अपना जो चेहरा था वो दीवार की तरफ झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और कुछ बोले बगैर, ही मेड अ जेस्चर टू अस, और उन्होंने हमारी तरफ एक जेस्चर किया, मतलब पॉइंट, इशारा किया। ओके, क्या इशारा था? विथ हिज हैंड, अपने हाथ से क्या इशारा किया? स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल का वक्त ख़त्म हो गया है। यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। तो ये था लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, जिसको अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है, और इसके अंदर कैरेक्टर थे लिटिल फ्रांस और एम हेमल। ओके, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, और ये लेसन आप कंप्लीटली आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट लेसन जो होगा वो हम पढ़ेंगे ग्लोसरी, कुछ वर्ड्स जो हैं इसमें हार्ड वर्ड्स, उनके मीनिंग हम देखेंगे, और उसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन, थैंक यू so much for listening to me, and have a great day always.